है वो है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। हाँ देखिए, ये जो मोटिवेटिंग है, देखने में ये वर्ड लग रहा होगा वर्ब की तरह, लेकिन वर्ब से ही थोड़ी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा अगर इंपेरेटिव नहीं है तो। ठीक है, तो मोटिवेटिंग यहाँ पे काम कर रहा है आपका जेरंड का। ठीक है, ये जेरंड क्या होता है? जेरंड होता है जो वर्ब जो होती है, वर्ब में आईएनजी की फॉर्म लगी होती है। ठीक है, V1 प्लस ING उसको, और वो काम क्या करता है? नाउन का। ठीक है, V1 प्लस ING और काम करता है वो नाउन का, तो उसको क्या बोलते हैं? आपका जेरंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जेरंड जो है आपका सब्जेक्ट की जगह पे है। नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं? आपके सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब कहाँ है? देखते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैव। अब देखो, मोटिवेटिंग एक जेरंड है और ये क्या है? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। तो आएगा हैज। क्या आएगा? हैज आएगा। हैज क्यों आएगा? क्योंकि मोटिवेटिंग लिखा है। मोटिवेटिंग एक नाउन है, और नाउन जब सिंगुलर है, मोटिवेट करना किसी को, तो ये सिंगुलर ही हुआ ना। बहुत सारे मोटिवेटिंग किसको कर रहे हैं? एम्प्लॉयज को कर रहे हैं, तो हम मोटिवेटिंग को देखेंगे। ठीक है, तो जब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वर्ब लगती है, ना कि किसी और वर्ड के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Whenever I see her, I feel that she resembles to her diseased mother. ठीक है, जब भी मैं उसको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ की तरह लगती है, जो उसकी डिजीज्ड मदर थी उसकी तरह लगती है। ठीक है, रिजेंबल्स का मतलब होता है हूबहू, एक जैसे लगना, हूबहू होना, सेम टू सेम। ठीक है, तो रिजेंबल्स के साथ याद रखो, कोई कोई लोग क्या करते हैं? रिजेंबल्स के साथ क्या लगा देते हैं? प्लस विद प्रपोजिशन यूज करते हैं, या नहीं तो टू यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये भी गलत है, और अगर इसके साथ आप टू भी लगा दो तो भी गलत है। कभी भी याद रखना, रिजेंबल्स जो होता है, रिजेंबल जो होता है हमेशा अकेले आता है। ठीक है, रिजेंबल के साथ कभी भी नो प्रपोजिशन। ठीक है, कोई प्रपोजिशन नहीं आती किसके साथ? रिजेंबल के साथ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था? Whenever I see her, I feel that she resembles her diseased mother। ठीक है, ना टू आएगा ना विद आएगा, कुछ भी चीज नहीं आएगी। रिजेंबल के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Such obstacles will not stop him. Nothing never did. This is why he is progressing by leaps and bounds. By leaps and bounds. ठीक है, इसमें क्या एरर है देखते हैं। Such obstacles will not stop him. ऐसे obstacles उसको कभी नहीं रोकेंगे। Nothing never did, ना कि आज तक उसको कभी रोका है ना। दिस इज वाई, इसीलिए वो क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसमें जो एरर है वो है आपका ओके, नथिंग के साथ नेवर। देखिए, नथिंग का मतलब भी वही है, नेवर का मतलब भी वही है, तो नथिंग के साथ हम क्या लिख सकते हैं? एवर। ठीक है, नथिंग एवर डिड, ना कि कभी किया है। कभी के लिए एवर, हमेशा कभी किया है, तो उसके लिए नेवर का यूज नहीं करेंगे, एवर का यूज करेंगे। सॉरी, नेवर का यूज नहीं करेंगे, एवर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये बताना है कि उसने कभी भी क्या नहीं किया है, कभी भी उसके जो ऑब्स्टेकल्स थे उसको उसने कभी भी तंग नहीं किया, कभी भी उसको ऐसे ऑब्स्टेकल्स फील नहीं हुए। अगर फील नहीं हुए तो कभी के लिए आप एवर लिखोगे, ना कि नेवर। ठीक है, एवर लिखोगे ना कि नेवर। नेवर और नथिंग का एक ही मतलब हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? सिर्फ नथिंग लिखेंगे और साथ में एवर लगा देंगे कि साउंड अच्छा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question है, it is evident that the banking sector has underwent tremendous changes during the past 2 decades। ठीक है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे बोला गया है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो पिछले कुछ 2 सालों से बहुत ही चेंजेस के साथ गुजरा है, बहुत चेंजेस आए हैं उसके अंदर। ठीक है, और इसका एविडेंट है, ये एविडेंट है मतलब एविडेंस है इसका। ठीक है, तो इसमें जो गलती है वो देखिए, आपका जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या होता है? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? हैज आ गया, उसके बाद अंडरवेंट। वेंट क्या है आपकी? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गोन होती है ना, गो, वेंट, गोन आपकी। तो अंडर वेंट नहीं हो सकता, अंडर गोन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट में चला हुआ है। ठीक है, और पास्ट की बात हम कब करते हैं? जब कोई पास्ट की बात हो। पास्ट की बात तो हो नहीं रही, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज एविडेंट, ऐसा एविडेंट है। ठीक है, इज है मतलब कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आगे भी क्या जाएगा? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म वेंट नहीं होती, क्या होती है? गोन। तो यहाँ पे क्या आएगा? अंडर, यहाँ पे लिख देता हूं साइड में, अंडर गोन। ठीक है, अंडर गोन आएगा, तो ये सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या गलती थी इसमें? ऑप्शन नंबर बी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है आपका, बोबी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेजेस।
बॉबी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेज। इसका मतलब ये है कि जो बॉबी है वो इंटेंड कर रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि वो क्या लीव कर देगा सिटी को अपने बोरी बिस्तर के साथ। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरी बिस्तर, इसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आपका बैग एंड बैगेज, इसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, और एडवर्बियल फ्रेज जो होते हैं उनके साथ कभी भी क्या नहीं आता, इनके साथ कभी भी आपकी प्रेपोजिशन नहीं आती, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, बॉबी इंटेंड्स टू लीव द सिटी बैग एंड बैगेज, ना कि विद आएगा साथ में। ठीक है, क्यों नहीं आता, देखिए जब कभी कभी आप देखो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एग्जांपल है आपका आई एम गोइंग देयर। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं आई एम गोइंग देयर, देयर क्या है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, ये है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो मैंने यहाँ पे देखो बीच में क्या नहीं लिखा, टू नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वर्ब के बाद डायरेक्ट एडवर्ब आ जाता है, ना कि कोई टू आता है। टू कब लगता है, जब आगे कोई नाउन लिखना हो, है ना, कोई ऑब्जेक्ट आना हो, इसलिए। तो आगे तो यहाँ पे क्या आया देयर, तो क्या आएगा आई एम गोइंग देयर, ना कि आई एम गोइंग टू देयर। नहीं होता ऐसा, होता है नॉर्मल आई एम गोइंग देयर। वैसे यहाँ पर भी विद नहीं आएगा। ठीक है, विद गलत है, क्यों, क्योंकि कभी भी एडवर्ब के साथ, एडवर्बल फ्रेज के साथ कभी भी हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद क्या थी प्रेपोजिशन, जैसे यहाँ पे टू था वैसे यहाँ पे विद है, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो विद नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन से रीअरेंजमेंट। तो पहले सबसे पहली बात है कि आपको पढ़ना है इसको पूरा। ठीक है, पहले लिखा है द कंट्री हैज सीन सेवरल पावर कट्स इन द रिसेंट टाइम्स। जो कंट्री है उसने बहुत सारे पावर कट्स देखे हैं रिसेंट टाइम में। अब ये सबसे पहले रूल हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है, तो ये इंडिपेंडेंट है। चलिए और भी पढ़ लेते हैं। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, बैकबोन ऑफ अ कंट्री। देखिए अ कंट्री, याद रखिए अ कंट्री द कंट्री। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द कंट्री और अ कंट्री, इसका मतलब देखिए पेयर बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि बी जो है वो ए से पहले ही आएगा, क्योंकि बी में लिखा है अ कंट्री और ए में लिखा है द कंट्री। इसका मतलब बी और ए का कुछ पेयर बन रहा है, आपको पेयर बनाने हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिस ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द शॉर्टेज ऑफ कोल इन आर थर्मल स्टेशंस, है ना। ये जो एट्रीब्यूट है ये शॉर्टेज कर रहा है कोल की थर्मल स्टेशंस में। ठीक है, अब देखिए दिस लिखा है, हमने पढ़ा था, हमारा फर्स्ट रूल था कि हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस को बाद में लिखेंगे ना कि पहले लिखेंगे। तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन वाला इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि दिस लिखा है, इसका मतलब इससे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं द स्टेशंस आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस रिसोर्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। ये जो स्टेशंस हैं अब इनको इन रिसोर्सेज के बारे में क्या है, पता नहीं है, और बहुत टाइम हो चुका है कि इनको इन चीजों के बारे में पता नहीं है। ठीक है, लास्ट देखते हैं देयर फॉर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम एनर्जी एफिशिएंटली। देखिए इसमें लिखा है देयर फॉर, हमने पढ़ा था कि देयर फॉर कभी भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, है ना, लास्ट हो सकता है पर फर्स्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इनमें से मुझे सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट लग रहा है बी, क्योंकि बी में इंट्रोड्यूस किया गया है किसको, पावर को, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ये जो कंट्री की पावर क्या है, एक बैकबोन है। तो इसका मतलब बी आपका फर्स्ट सेंटेंस है। ठीक है, बी आपका फर्स्ट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन, मतलब पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बैकबोन है कंट्री की। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स दी हुई हैं ए में। देखिए अ कंट्री लिखा है, ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। उसके बाद द कंट्री, हमने पढ़ा था कि पहले अ कंट्री आएगा फिर द कंट्री आएगा, तो ये सेकंड है। हैज सीन सेवरल पावर कट्स इन द रिसेंट टाइम्स, मतलब कि जो कंट्री है उसने बहुत सारे पावर कट्स देखे हैं अपने रिसेंट टाइम में। तो ये इसका आपका इसके सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका ए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड क्या हो सकता है। थर्ड है आपका दिस ऑफन। अब देखते हैं ये दिस किसके लिए आया हुआ है। ठीक है, दिस ऑफन एट्रीब्यूट टू द शॉर्टेज, दिस किसके लिए, दिस अब हम ढूंढेंगे यहाँ पे क्या, एक नाउन, नाउन है यहाँ पे पावर कट्स। ठीक है, इस पावर कट के बारे में सी में बताया जा रहा है। ये जो पावर कट है, देखिए दिस लिखा है ना, दिस के बारे में बता रहा है ये पावर कट, कि ये जो पावर कट है ये एट्रीब्यूट करते हैं शॉर्टेज ऑफ कोल इन द थर्मल स्टेशन। ये जो पावर कट्स हैं ये बताता है कि कोल की आपकी शॉर्टेज हो रही है थर्मल स्टेशंस में। ठीक है, तो ये जो दिस लगा है इसका मतलब ये लगा है पावर कट्स के लिए। ठीक है,
पावर कट्स। और हमने पढ़ा था जब भी नाउन बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम क्या यूज करते हैं, उसके प्रोनाउन यूज करते हैं। तो पावर कट्स के लिए हमने क्या यूज किया, दिस। ठीक है, तो ये ए बी और थर्ड है आपका सी। ये तो आपको पता लग गया कि ये सी थर्ड ऑप्शन होगा। फिर देखिए क्या लिखा है, स्टेशंस। स्टेशंस को यहाँ इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मैंने बताया था आपको, रूल बताया था, अ आर्टिकल या एन आर्टिकल या विदाउट आर्टिकल। विदाउट आर्टिकल भी अगर कोई होगा तो उसके बाद ही द आर्टिकल वाला आएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है स्टेशंस और यहाँ लिखा है द स्टेशंस। इसका मतलब आपका सी पहले आया है। ठीक है, ये आपका पहले फर्स्ट आया है। ठीक है, उसके बाद ये आया है ये आपका सेकंड। मतलब कि सी के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट डी। फोर्थ क्या है आपका, डी। ठीक है, क्योंकि स्टेशन सी में लिखा है और डी में क्या लिखा है, द स्टेशन करके। अभी हमने रूल पढ़ा है। और लास्ट लिखा है देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम एनर्जी एफिशिएंटली। तो इसमें होता है इसीलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। इसीलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, एनर्जी को कंज्यूम करें बहुत ही एफिशिएंटली। कि एनर्जी को हम कंज्यूम करें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, एफिशिएंटली। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से एफिशिएंटली कंज्यूम करें। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपका, फिफ्थ ऑप्शन हो गया आपका ई। ठीक है, तो ऑप्शन बनते हैं आपके बी, ए, सी, डी, ई। आशा करता हूं आपको समझ आया। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चंस के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हॉर्टियस मेलेबरिकस। ठीक है, हॉर्टियस मेलेबरिकस एक कोई चीज हो सकती है। अभी आपने लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ लिया है। अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो वो जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज है। ठीक है, तो हॉर्टियस मेलेबरिकस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब वहां पे सेंटेंस आएगा पूरे पैराग्राफ में तो आप वहां पे देख सको। तो आप एक छोटा सा एक की पॉइंट बना लो पैराग्राफ की साइड में, जहां पे पैराग्राफ्स होते हैं वहीं पे साइड में एक छोटे छोटे की पॉइंट्स लिख सकते हो आप। ठीक है, या आपके रफ पेज है तो वहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन सी चीज ट्रू नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रेम्ब्रेंट ग्रेटली सरप्राइज राजामौनी एंड ऑल्सो मेड हिम हैप्पी। मतलब कौन सी ऐसी चीज थी जिसको राजामौनी को सरप्राइज कर गई और उसको खुश कर गई। ठीक है, आपको ये चीज भी देखनी है कि कौन सी ऐसी चीज थी जो सरप्राइज कर गई राजामौनी को, रेम्ब्रेंट की। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है विच इंस्पायर्ड राजामौनी। ऐसी कौन सी चीज थी जो राजामौनी को इंस्पायर कर गई टू राइट हिज न्यू बुक, उसकी न्यू बुक लिखने के लिए, इंडिया एंड द नीदरलैंड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, ऐसी कौन सी बुक थी जो इंडिया और नीदरलैंड्स जो उसकी बुक का नाम है उसको लिखने में मजबूर कर गई। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां पे देखना है आपको कहाँ पे इस बुक का जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट है द पैसेज इज मेनली अबाउट। ये जो पैसेज है वो किस बारे में है, ये तो पढ़ के पता लगेगा। नेक्स्ट है इट ऑल्सो इमर्ज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हेयर द वर्ड रेफर्स टू, हेयर द वर्ड रेफर्स टू। हाँ, यहाँ के ये जो वर्ड्स लिखे हैं किसको रेफर किए गए हैं आपको ये देखना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपके सारे क्वेश्चंस। अब चलते हैं पैराग्राफ की तरफ, वहां से पढ़ के पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, पढ़ लेते हैं। अ बुक बाय इंडियन एम्बेसडर इन द नीदरलैंड्स हाईलाइट्स द हिस्टोरिकल एंड करंट एक्सचेंजेस दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, ऐसी बुक इंडियन एम्बेसडर ने लिखी थी जो नीदरलैंड्स और हिस्टोरिकल और आपके करंट एक्सचेंजेस के बारे में बताता है और रिलेशनशिप के बारे में बताता है टू कंट्रीज का। ठीक है, द फर्स्ट बुक इन विच मलयालम अपीयर्स। ऐसी बुक जो मलयालम में फर्स्ट टाइम आई थी। ठीक है, यहां से करवा रहा हूं मैं आपको, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहां से करवा रहा हूं। द फर्स्ट बुक विच मलयालम अपीयर्स इन प्रिंट इज द हॉर्टियस मेलेब्रिकस। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा हॉर्टियस मेलेब्रिकस के बारे में, तो आप यहां से ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्किमिंग करना। ऊपर का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन उसको आपने समझा थोड़ा सा, फिर मेन पार्ट में यहाँ पे आपने ज्यादा ध्यान दिया। हॉर्टिस मेलेब्रिकस, ठीक है, जिसका मतलब इंग्लिश में है गार्डन ऑफ मेलाबार। 12 वॉल्यूम की बुक है।
12 वॉल्यूम ट्रेटीज है, रिटन इन लैटिन एंड पब्लिश्ड इन एम्स्टरडैम फ्रॉम 1678 टू 1693। ठीक है, लैटिन में पब्लिश हुई है और एम्स्टरडैम में पब्लिश हुई है। कहाँ, कितने टाइम के बीच में? 1678 टू 1693, 1678 और 93 के बीच में ये आपकी पब्लिश हुई है। ठीक है, कंपाइल्ड ओवर पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, 30 ईयर्स को कंपाइल किया गया है, 30 ईयर्स के बारे में बताया। अंडर द डायरेक्शंस फ्रॉम हेनरिक वैन रेडी, अ नेशनलिस्ट एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। किसकी डायरेक्शन के अंदर ये चीज लिखी गई थी? हेनरिक वैन के। ठीक, नेचुरलिस्ट है और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, हु वॉज एट द टाइम द गवर्नर ऑफ डच मेलाबार, जो कि गवर्नर था डच मेलाबार का। ठीक है, डच मेलाबार। द हॉर्टिस मेलाबारिकस गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ फ्लोरा ऑफ द मेलाबार रीजन। ठीक है, जो आपका हॉर्टिस मेलाबारिकस है वो क्या दिखाता है? आपके उस टाइम पीरियड के फ्लोरा का बताता है, अकाउंट देता है, कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट देता है। किसका? फ्लोरा। फ्लोरा होता है प्लांट्स। ठीक है, एक रीजन के प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा होता है प्लांट्स, फोना होता है आपके एनिमल्स। ठीक है, फ्लोरा ऑफ द मेलाबार रीजन अलोंग विद देयर प्रॉपर्टीज एंड डिटेल स्केचेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज और डिटेल स्केचेस के बारे में भी उसमें बताया हुआ है, पूरे डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, मलयालम अपीयर्स इन दिस मल्टीलिंगुअल बुक। मलयालम जो थी वो मल्टीलिंगुअल बुक में आई अलोंग विद अदर लैंग्वेजेस, अदर लैंग्वेज के साथ मलयालम में भी आई, अदर लैंग्वेज में भी आई। दैट वाज कॉमनली करेंसी एट दैट वाज कॉमन करेंसी एट द टाइम इंक्लूडिंग अरेबिक एंड कोंकणी। ठीक है, और इंक्लूड कौन कौन सी करती है? वहाँ की कॉमन जो करेंसी थी, कॉमन जो लैंग्वेज थी वहाँ की, वो थी इंक्लूड करती थी अरेबिक और कोंकणी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, द हॉर्टिस मेलाबारिकस वाज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उस टाइम का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, एज वेनु राजामौनी राइट्स इन हिज न्यू बुक। जैसे कि राजामौनी ने अपनी नई बुक में लिखा है, देखिए, इंडिया एंड नीदरलैंड्स। देखिए, इंडिया एंड नीदरलैंड्स, जो हमने अभी एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि इंडिया और नीदरलैंड के बारे में कुछ पूछा था। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सब टाइटल है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीनेशनल एंड मल्टीकल्चरल टर्म ऑफ बोटेनिकल एक्सपर्ट्स। ये जो है वो मल्टीनेशनल और मल्टीकल्चरल टर्म है बोटेनिकल एक्सपर्ट्स की। बोटेनिकल एक्सपर्ट मतलब प्लांट बेस्ड कोई बुक है ये। ठीक है, येट इट रिमेन्ड लॉस्ट टू द पब्लिक अंटिल अ botany scholar from Calcutta, K.S. Manilal, learned Latin and translated it from first into English in 2003। ठीक है, और ये तब तक लॉस्ट थी। देखिए यहाँ पे लिखा है, इट मेंड लॉस्ट रिमेन, कब तक लॉस्ट रही? जब तक एक बोटनी का स्कॉलर नहीं आ गया, और वो कहाँ से? कैलिकट से, और जिसका नाम मनीलाल था, और उसने लैटिन लर्न की और उसने ट्रांसलेट किया फिर उसको इंग्लिश में 2003 में। ठीक है, एंड इनटू मलयालम इन 2008, और मलयालम में भी किया 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट, highlighting such instances of the Indo-Dutch artistic and cultural exchange through the last 400 years was the prime reason why Rajamani, who has been the ambassador of India to the Netherlands, thought of writing this book. The book was released on 30 September 2019। ठीक है, फिर ये बताया गया है इसमें जो इंडो डच जो एक आर्टिस्टिक कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था उस टाइम, उसके 400 साल का जो पूरा टाइम पीरियड बताया गया है, उसके बारे में उस बुक में लिखा गया। ठीक है, जब वो क्या था? राजमोनी हु वॉज बीन द एम्बेसिडर, जो कि एम्बेसिडर था उस टाइम ऑफ इंडिया टू द नीदरलैंड्स। इंडिया का एम्बेसिडर था नीदरलैंड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बताता है फिर, द कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स बिगिंस विद द डच गोल्डन एज। जो कनेक्शन था इंडिया और नीदरलैंड्स का, वो डच गोल्डन एज से स्टार्ट हो गया था। व्हेन द लेटर, ये वर्ड याद रखें, व्हेन द लेटर वाज फ्लोरिशिंग सेंटर फॉर कमर्शियल एंड आर्टिस्टिक एंडेवर्स। बट जो लेटर था वो ज्यादा कमर्शियल और आर्टिस्टिक एंडेवर्स की तरफ ज्यादा ये था उसका। कौन सा लेटर? बाद में बात करेंगे। ठीक है, Following Spain, Portugal, Great Britain, it also emerged as one of the great maritime nations of the world। ठीक है, स्पेन की तरह, पोर्टुगल की तरह, ग्रेट ब्रिटेन की तरह, ये भी क्या था? एक अपने टाइम का एक बहुत ही आगे बढ़ने वाला एक नेशन की, और ग्रेट, जैसे ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं वैसे ये भी ग्रेट नेशन बन रहा था उस टाइम। ठीक है, फिर ओवर द कोर्स ऑफ, नेक्स्ट है, ओवर द कोर्स ऑफ his research for the book, Rajamani says one of the things that surprised him
देखिए सरप्राइज एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाद में देखेंगे। सरप्राइज हिम वाज हाउ टेकन द ग्रेट डच मास्टर रेम्ब्रेंट वाज विद इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स। कैसे रेम्ब्रेंट इंडियन पेंटिंग के साथ, मिनिएचर पेंटिंग के साथ इन्वॉल्व था, कैसे उसने उनको लिया, कैसे मास्टरी की, कलेक्टिंग दैम एंड इवन कलेक्टिंग दैम एंड इवन मेकिंग ड्राइंग्स इंस्पायर्ड बाय देम। और उनसे इंस्पायर होके उन्होंने क्या लिखा, वैसी ही पेंटिंग बनाई, वैसी ही ड्राइंग की, ठीक है। टू वॉज प्लीजेंटली surprised to discover this as Rembrandt is considered as absolute master who would only have made originals। और टोवस जो था उसने ऐसे सरप्राइज कर दिया कि जो रेम्ब्रेंट था वो क्या था, एक एब्सोल्यूट मास्टर था, हु हैव ओनली मेड जिसने ओरिजिनल बनाए हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ही उल्टी बात बोल दी थी, ठीक है, टोवस ने। It is very rare that a master like him would copy other artworks, says राजमणि। और राजमणि ने बोला कि ये तो बहुत ही क्या रेयर मास्टर है जो कि क्या कर रहा है, अदर आर्टवर्क्स को कॉपी कर रहा है। तो ऐसा राजमणि ने कहा, ठीक है, एक एज अ सटायर बोला गया। अकॉर्डिंग टू हिम दिस फैक्ट इज इंडिकेटिव ऑफ द हाई एस्टीम इन विच इंडियन आर्ट वॉज हेल्ड इन यूरोप। राजामौनी के अकॉर्डिंग ये फैक्ट है एक, कितनी हाई एस्टीम है हमारे इंडियन आर्ट्स में, कि ये जो है यूरोप के जो लोग हैं उसको क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो ये कितनी हाई एस्टीम की बात है इंडियन आर्ट के लिए। इंडियन आर्ट एक काफ़ी फैला हुआ और काफ़ी रिच एक आपका आर्ट था हमेशा से, ना कि यूरोप का आर्ट। तो ये बताने की कोशिश की है राजामौनी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, तो बस यही थे आपके कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, यही था पूरा। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको डिटेल में एक एक लाइन बताने की कोशिश की है, अगर आपको समझ आ गई होगी तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आई, बैक जाइए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद पढ़िए, जो आपको समझ आता है उस हिसाब से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हॉर्टिस मेलेब्रिकस। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है हॉर्टिस मेलेब्रिकस की, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज ए 12 वॉल्यूम ट्रीटीज रिटन इन लैटिन। मतलब ये 12 वॉल्यूम में लिखा गया है आपका, और ये लिखा गया है लैटिन में। देखिए तो यहाँ पे दिया है, फर्स्ट लाइन देख सकते हैं आप, मैंने ऊपर भी पैराग्राफ डाल दिया है। 12 वॉल्यूम्स में लिखी गई है और रिटन इन लैटिन। ये बात तो सही है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात सही है। आपको देखना है कौन सी बात सही नहीं है। नेक्स्ट है, मैनी लैंग्वेजेस लाइक मलयालम, कोंकणी एंड अरेबिक अपीयर्स इन दिस बुक। बहुत सी लैंग्वेजेस आई, मलयालम आई, कोंकणी आई, देखिए अरेबिक, कोंकणी, ठीक है। और मलयालम में तो देखा ही था हमने, है ना, ठीक है। मलयालम में तो ये लिखी ही गई थी, ठीक है। और भी देखिए, इट अपीयर्स इन मलयालम अपीयर्स इन दिस मल्टीलिंगुअल बुक, ठीक है, यहीं पे दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इन लैंग्वेजेस में भी आई थी ये बुक। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत है आपका, क्योंकि ये बातें सही हैं, हमको चाहिए जो सही नहीं है। नेक्स्ट है, इट गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द लाइफ इन मालाबार रीजन। ये लाइन भी हमने कहीं देखी थी। देखिए यहाँ पे लिखा है, इट को लिखा है, इट मतलब कि आपकी जो बुक लिखी गई है हॉर्टियस मेलेब्रिकस, ठीक है। हॉर्टियस मेलेब्रिकस गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव, यहाँ लिखा है देखिए, Hortus Malabricus gives a comprehensive account of the flora of the Malabar region, ठीक है। फ्लोरा की बात की थी, ना कि लाइफ की, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ लाइफ, और यहाँ पे लिखा है Hortus Malabricus gives a comprehensive account of the flora, ठीक है, ऑफ मालाबार रीजन। तो यहाँ फ्लोरा लिखा है, यहाँ पे लाइफ लिखा है। फ्लोरा और लाइफ में बहुत अंतर है। फ्लोरा प्लांट्स की बात की गई थी और यहाँ पे लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीनेशनल एंड मल्टी कल्चरल टर्म ऑफ बोटेनिकल एक्सपर्ट्स, ठीक है। मल्टीनेशनल और मल्टी कल्चरल टर्म ऑफ बोटेनिकल एक्सपर्ट्स। अब देखिए यहाँ पे आया था द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीनेशनल एंड मल्टी कल्चरल टर्म ऑफ बोटेनिक एक्सपर्ट। तो ये आपका एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो ये आप सामने देख सकते हैं, पैराग्राफ में भी दिया हुआ है ये सब। तो इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें बताया गया था कि लाइफ के बारे में लिखा है, लेकिन ऑप्शन जो सही आंसर था वो था फ्लोरा। फ्लोरा के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, मैंने डिटेल में हर चीज समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रेम्ब्रेंट ग्रेटली सरप्राइज राजामोनी एंड ऑल्सो मेड हिम हैप्पी? ऐसी कौन सी बात थी जो रेम्ब्रेंट की जो उसको बहुत सरप्राइज करेगी? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो राजामोनी उसको सटायर भी कर रहा था कि कैसा मास्टर है जो कि कॉपी करता है। ठीक है, तो पहली लाइन पढ़ लेते हैं। दैट रेम्ब्रेंट considered as the master copied the Indian miniature paintings, जो कि बिल्कुल सही है, आप यहाँ देख सकते हैं। राजामोनी says one of the things that surprised him, ठीक है, देखिए सामने लिखा है that surprised him was how taken the great Dutch master Rembrandt was with Indian miniature paintings। कितना ग्रेट है वो कि उसने इतने इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स को कॉपी किया हुआ है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दैट रेम्ब्रेंट वॉज अ ग्रेट डच आर्टिस्ट, कि रेम्ब्रेंट एक ग्रेट डच आर्टिस्ट था, ये तो हमको पता ही है ना। देखिए यहाँ लिखे ग्रेट डच मास्टर, तो ये चीज सरप्राइज थोड़ी करेगी राजामोनी को। राजामोनी को सरप्राइज करने के लिए एक बड़ा पर्पस चाहिए। ये तो ग्रेट डच आर्टिस्ट था, ये तो सिंपल सी बात है, ये जो सच ही था। ठीक है, नेक्स्ट है दैट रेम्ब्रेंट हैड इंस्पायर्ड द इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स। नो, इसमें लिखा है कि रेम्ब्रेंट ने इंस्पायर किया इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स को, लेकिन वो इंस्पायर्ड था इंडियन पेंटिंग से, ना कि इसने इंस्पायर किया इंडियन पेंटिंग्स को। तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, ये बात सही होती और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो इंस्पायर उसने नहीं किया था, वो खुद इंस्पायर्ड था, तभी तो वो कॉपी करता था। नेक्स्ट है दैट रेम्ब्रेंट कलेक्टेड इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स, कि रेम्ब्रेंट ने कलेक्ट की थी इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स, उसने कलेक्ट भी की थी, उसने कॉपी किया था, मेनली उसने कॉपी की थी। ठीक है, और कॉपी करने वाला आपको फर्स्ट पॉइंट में दिख गया है कि उसने कॉपी की हुई थी, यही बात राजामोनी को शॉक की थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड गलत है। वो डच आर्टिस्ट था लेकिन शॉक करने वाली बात नहीं है, और उसने इंस्पायर नहीं किया था, वो खुद इंस्पायर्ड था। और थर्ड लास्ट जो है आपका, उसमें बताया था कि वो इंडियन मिनिएचर को उसने कलेक्ट किया था, उसने कलेक्ट नहीं किया था, उसने कॉपी किया था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पूरी लाइन दिया हुआ है कि इंडियन, जहाँ पे लास्ट लाइन में भी दिया है मास्टर ऑफ कॉपी अदर आर्ट वर्क्स, कॉपी अदर आर्ट वर्क्स, उसने कॉपी किया था आर्ट वर्क्स को। तो ये बात बोली गई है रेम्ब्रेंट के, सॉरी, ये बात बोली गई है राजामणि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इंस्पायर्ड राजामणि टू राइट हिज न्यू बुक? क्या चीज इंस्पायर की उसको न्यू बुक लिखने के लिए? ठीक है, द रोल ऑफ डच ईस्ट इंडियन कंपनी ओवर मलाबार इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में जो डच ईस्ट इंडियन कंपनी थी ओवर मलाबार, जो रूल किया था उसके ऊपर नहीं, ऐसी बात कहीं नहीं लिखी गई कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी ने रूल किया था मलाबार के ऊपर, उसके ऊपर उसने बुक लिखी है, ये लाइन कहीं नहीं लिखी गई। अगर आपको नहीं है तो आप एक बार जाके पूरा देख सकते हो, जहां पर भी ये बुक का जिक्र किया गया है। देखिए बुक, देखिए जो इंडियन एंड नीदरलैंड्स पास प्रेजेंट मल्टीनेशनल बुक एंड द टर्म ऑफ बेटर एक्सपर्ट येट इट रिमेन लॉस्ट, ये लॉस्ट रह चुकी थी, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया, इतनी बात कही गई है, ना कि ऐसा कहा गया है कि 17th सेंचुरी में ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत होगी, पैसेज में कहीं भी ये लाइन नहीं आई हुई है। ठीक है, फिर हिज बीइंग द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नीदरलैंड्स, ये लाइन जरूर आई है कि वो क्या है, एम्बेसडर है इंडिया का नीदरलैंड्स के लिए। लेकिन ये बात थोड़ी, इस बात के लिए कोई बुक थोड़ी लिखेगा, ठीक है, कि वो एम्बेसडर था तो उसने बुक लिख दी, नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए वो बुक नहीं लिख सकता। ये बात सच है, लेकिन इस बात के लिए बुक नहीं लिखी जा सकती। नेक्स्ट है इंस्टांसेस ऑफ इंडो डच आर्टिस्टिक कल्चर एक्सचेंज थ्रू द लास्ट 400 ईयर्स, की ऐसे इंस्टांसेस जिसमें इंडो डच, इंडियन और डच के जो आर्टिस्टिक कल्चरल एक्सचेंज थे थ्रू लास्ट 400 ईयर्स, लास्ट 400 ईयर से जो, और 400 ईयर ही आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताता है। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, 400 साल के बारे में जब कोई कल्चरल एक्सचेंज,
400 साल के कल्चरल एक्सचेंज के बारे में जो चीज बता रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है आपका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि तभी वो उसने इंडियन और नीदरलैंड्स के एक्सचेंज, देखिए इंडो डच आर्टिस्टिक कल्चरल एक्सचेंज थ्रू 400 साल के लिए, जो 400 साल में जो इंडियन और डच के जो आर्टिस्टिक एक्सचेंज हुए हैं उसके बारे में उसने लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द फैक्ट दैट हॉर्टिस मेलेब्रिकस रिमेन्ड लॉस्ट टू द वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज, और उसने इसलिए लिखा क्योंकि वो लॉस्ट हो चुकी थी 3 सेंचुरीज के लिए। तो ये तो हॉर्टिस मेलेब्रिकस की बात हो रही है। मेन बात थी इंडिया एंड नीदरलैंड्स क्यों लिखी गई थी, किस चीज से इंस्पायर्ड था। इस चीज से इंस्पायर्ड नहीं था कि वो लॉस्ट हो चुकी थी, ठीक है, इस चीज से इंस्पायर्ड नहीं था। इंस्पायर्ड इस चीज से था कि वो जो कल्चरल और आपके कल्चरल आर्टिस्टिक एक्सचेंज जो हुए 400 सालों तक, ये एक मेजर पॉइंट है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैसेज इज मेनली अबाउट, ये जो पैसेज है मेनली किस चीज के बारे में है। द ट्रीटी हॉर्टिस मेलेब्रिकस पब्लिश्ड इन द नीदरलैंड्स, जो हॉर्टिस मेलेब्रिकस थी वो पब्लिश हुई थी नीदरलैंड्स में। ये तो नहीं हो सकता मेन पैसेज का मतलब पैसेज इस बारे में नहीं है कि वो जो हॉर्टिस मेलेब्रिकस थी वो नीदरलैंड्स में पब्लिश हुई थी, नहीं, ना कि वो पब्लिश भी नीदरलैंड्स में नहीं हुई थी, पहली बात तो। ठीक है, नेक्स्ट है द बुक रिटन बाय इंडियन एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर के द्वारा लिखी गई थी तो इसलिए इंपॉर्टेंट थी, नहीं, इसलिए इस बारे में नहीं है ये आपका पैसेज कि इंडियन एम्बेसडर ने लिखी है। ये एक पार्ट है आपके पैसेज का, लेकिन पैसेज का मेन मतलब ये नहीं है कि ये आपके इंडियन एम्बेसडर की कोई कहानी के बारे में है, नहीं। द हिस्टोरिकल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स, जो हिस्टोरिकल रिलेशन है इंडिया और नीदरलैंड्स के बारे में, उस बारे में ये आपका पूरा पैसेज है। जैसे कि आप पूरा देख सकते हो शुरू में भी, जब आपने शुरू में देखा होगा पैसेज, अ बुक बाय इंडियन एम्बेसडर इन द Netherlands highlights the historical and current exchanges that defines the relationship between two countries। शुरुआत से ही ऐसा बता दिया है, रिलेशनशिप बता रहे थे, उस रिलेशनशिप को कायम रखा आगे राजामौनी ने जब उसने इंडियन और नीदरलैंड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो बुक लिखी, उसमें उसने उसी के बारे में फिर से बात की। इंडिया और डच के बारे में जो एक्सचेंज के बारे में था, वही इंडियन और नीदरलैंड्स के बारे में, और यही था मेनली इस पैसेज में। ये जो पैसेज है इसी के बारे में बताता है, द हिस्टोरिकल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स, मेनली इसी के बारे में बताया गया है। फिर है नेक्स्ट, राजामौनी द इंडियन एम्बेसडर टू द नीदरलैंड, जो राजामौनी था वो इंडियन एम्बेसडर था नीदरलैंड्स के लिए। तो इतना छोटा सा पॉइंट तो नहीं हो सकता कि एक पैसेज इसके बारे में हो, नहीं, पैसेज था आपका इंडियन और नीदरलैंड्स के रिलेशन के बारे में। जैसे कि आपने पूरा पढ़ा, इंडियन और नीदरलैंड्स के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, it also emerged as one of the great maritime nations of the world। ये ऐसा अपीयर होता है कि ये वन ऑफ द ग्रेट मैरीटाइम नेशन है वर्ल्ड का, लेकिन ये किसको मेंशन किया गया है, अब हमें पता करना है कि ये रेफर किसको किया गया है, स्पेन को, पोर्चुगल को, द नीदरलैंड्स को, या इंडियंस को। अब जैसे कि आप देखेंगे इसमें आपको थोड़ी सी वोकेबलरी अच्छी होगी, या अगर आपको वर्ड्स का पता होगा तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो जैसे कि अब एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं फिर पता लगेगा। द कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स बिगेन विद द डच गोल्डन एज, जो इंडिया और नीदरलैंड का जो आपका रिलेशन था वो क्या था, कनेक्शन था, वो आपका डच गोल्डन एज से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इंडिया एंड नीदरलैंड मेनली इन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, फिर है गोल्डन एज व्हेन द लेटर, देखिए फॉर्मर और लेटर का पता होना चाहिए। ठीक है, FORMER, फॉर्मर, ठीक है, और लेटर। ठीक है, एक होता है फॉर्मर, एक होता है आपका लेटर। फॉर्मर का मतलब होता है, फॉर्मर और लेटर यूज किए जाते हैं दो चीजों के लिए सिर्फ। जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट पर्सन लास्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन लास्ट पर्सन हम तब यूज करते हैं जब दो से ज्यादा की बात हो रही हो, जब दो लोगों की बात हो रही हो तब हम फॉर्मर और लेटर की बात करते हैं, या दो चीजों की। जैसे इंडिया और नीदरलैंड्स की बात हो रही थी तो यहाँ पे फॉर्मर और लेटर का ही यूज हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा था when the letter was flourishing center for commercial and artistic endeavors। ठीक है, लेटर, लेटर किसको बोला गया है, फॉर्मर का मतलब होता है फर्स्ट और लेटर का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और मतलब फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, फॉर्मर हुआ फर्स्ट वाला, लेटर हुआ सेकंड वाला। यहाँ लेटर लिखा है तो फर्स्ट कौन सा है, यहाँ फर्स्ट है आपका लेटर, सॉरी फर्स्ट है आपका इंडिया, और सेकंड है आपका
नीदरलैंड्स। तो यहाँ पे लेटर की बात हो रही थी, तो यहाँ पे नीदरलैंड की बात हो रही है। देखिए, व्हेन द लेटर मतलब नीदरलैंड्स वाज फ्लरिशिंग सेंटर फॉर कमर्शियल एंड आर्टिस्टिक एंडेवर्स, मतलब कि जब नीदरलैंड जो था जो फ्लरिश हो रहा था, कैसे, कमर्शियली आर्टिस्टिक एंडेवर्स की तरह, ठीक है, एक सेंटर बन रहा था, एक बहुत ही ग्रो करने वाला नेशन बन रहा था, ठीक है, फॉलोइंग स्पेन, पोर्चुगल, ग्रेट ब्रिटेन की तरह, स्पेन की तरह, पोर्चुगल की तरह, है ना। इट वॉज ऑल्सो इमर्ज वन ऑफ द ग्रेट मैरीटाइम नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या इट वॉज, जैसे आपका ग्रेट ब्रिटेन है ना, स्पेन है, पोर्चुगल है, एक ग्रेट नेशंस है, वैसे ही ये भी कैसा हो रहा था, ऑल्सो इमर्ज, देखिए यहाँ लिखा है ऑल्सो इमर्ज वन ऑफ द ग्रेट मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। मैरीटाइम नेशन होता है शिप से रिलेटेड, ठीक है, मैरीटाइम का मतलब होता है रिलेटेड टू शिप और वाटर, ठीक है, रिवर वाटर से रिलेटेड जो भी होता है, ठीक है, शिप या वाटर, ठीक है, सी, जहाँ पे आपके सी समुद्र होते हैं, ठीक है, शिप्स होते हैं, उससे रिलेटेड होता है आपका मैरीटाइम। तो ये मैरीटाइम नेशन बन रहा था एक काफी ग्रेट और बहुत ही एक अच्छा नेशन जो कि ग्रो कर रहा था उस टाइम पे। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है, इट ऑल्सो इमर्ज्ड एज वन ऑफ द ग्रेट मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लाइन किसके लिए लिखी गई है, लेटर के लिए। लेटर वाला, लेटर कौन सा है, इंडियन फर्स्ट है, लेटर नीदरलैंड्स है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा, द नीदरलैंड्स। एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर देता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया था ये लाइन किसके लिए लिखी गई है, तो पहले पढ़ेंगे, द कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स बिगिन विद डच गोल्डन वॉर। जो कनेक्शन था इंडिया और नीदरलैंड्स का वो डच गोल्डन वॉर से स्टार्ट हुआ। व्हेन द लेटर वाज फ्लरिशिंग सेंटर फॉर कमर्शियल एंड आर्टिस्टिक एंडेवर्स। जो लेटर है, लेटर कौन सा, बाद वाला मतलब नीदरलैंड्स। जो नीदरलैंड्स है वो क्या है, फ्लरिशिंग सेंटर बन रहा है, ठीक है, आर्टिस्टिक और कमर्शियल एंडेवर्स का, ठीक है, किसकी तरह, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन है, पोर्टुगल है, स्पेन है, वैसे ही ऑल्सो इमर्स्ड, देखिए ऑल्सो इमर्स्ड एज वन ऑफ द ग्रेट मैरीटाइम, यही ऊपर लिखा है, ऑल्सो इमर्स्ड वन ऑफ द ग्रेट मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो किसको बोला गया, लेटर को, लेटर कौन था नीदरलैंड। तो इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए, वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, और ये चीज आपको एडजेक्टिव्स पता होनी चाहिए, ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, एडजेक्टिव्स होते हैं, आपको पता होनी चाहिए फॉर्मर क्या होता है, लेटर क्या होता है, ठीक है। तो बस यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ मैंने काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ये काफी आसान था, ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे काफी आसान लगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस करने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी SBI PO IBPS SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं रोज ऐसी वीडियोस लाऊंगा और जिससे आपकी एग्जाम में हेल्प हो सके, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने आपको रूल्स बता दिए कैसे कैसे करना है, क्या आपको स्किमिंग कैसे करनी है, रीडिंग कैसे करनी है। अगर रीड कर रहे हो तो न्यूज़पेपर रोज रीड करो, अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आप स्किमिंग में पहुंच जाओगे। रीडिंग और स्कीमिंग में यही अंतर है, आपको छोटा सा स्कीम बता देता हूँ। जब आप किसी एक न्यूज़पेपर को पढ़ते हो ना, उसमें आपको डिटेल देखने की जरूरत नहीं होती, आप जल्दी से हर एक चीज पढ़ते हो, मेन मेन चीजें पकड़ते हो, वो आपकी स्कीमिंग है। मेन चीजें पकड़ी, ऊपर ऊपर से पढ़ा, लेकिन कोई चीज पढ़ ली, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही छोड़ दिया, पढ़ ली, जिससे आपको पता लग गया कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। और किस चीज के बारे में बात तब पता लगती है जब आपने एक पूरे पॉइंट उठाया हो, की वर्ड, जिसको आप कीवर्ड बोलते हो। और कीवर्ड पता लग सकते हैं सिर्फ आपके क्वेश्चन से। तो सबसे पहले जाइए क्वेश्चंस पढ़िए, फिर आप एक बार पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस करिए। तो ये एक सिंपल फॉर्म है आपके पेपर करने की, ठीक है। मैंने काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।